आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन मशीन वही बोलेगी जहां व्यवस्था बनाई गई है। तो उसके लिए खुलकर 4 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के जून 2000 कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, या सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जज खतरे में है। वो सामान्य नहीं होते, उनकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से वहां तक गुजर के जाते हैं। उन लोगों ने बोला कि आप लोग, वी द पीपल, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग संविधान की रक्षा करें और पूरी तरीके से रक्षा करें। अगर 1 महीने का समय मिला होता तो लाखों लोग यहाँ इकट्ठे होते। 12 दिन में कम समय मिला, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत बड़ी संख्या में आए। मैं बुलाना चाहता हूँ पूर्व अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार जी को। आए, आदरणीय मनोज कुमार आए और अपना मनोज कुमार जी, मनोज कुमार जज साहब, मनोज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनोज भाई आगे बढ़ो। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय बंदे जी। यद्यपि मेरे बोलने की बारी आखिरी में थी, लेकिन चूंकि आदेश प्राप्त हुआ है जनता का, सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो 6 दिसंबर को होना था, लेकिन आदरणीय राजरतन जी की वजह से इसे आज 17 तारीख में रखना पड़ा। तो मैं सभी सम्मानित लोगों से विनती करता हूं और प्रार्थना भी करता हूं, क्योंकि परिनिर्वाण दिवस सबको अपने जीवन में नहीं मिल पाता है, न मनाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि जिसने हजारों लाखों करोड़ों और अब तो 109 मुल्कों में उनके आदर्शों और सिद्धांत के बारे में बताए जा रहे हैं, अपनी अपनी जगह से खड़े होकर उनके सम्मान में 1 मिनट का मौन रखें। सभी लोगों से गुजारिश है, प्रार्थना है, अपनी अपनी जगह से 1 मिनट खड़े होकर बाबा साहब के सम्मान में मौन रखें। क्योंकि 6 दिसंबर के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम है, तो हम सभी लोग आज श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। तो मौन व्रत करेंगे और बाबा साहब के द्वारा बताए गए मार्ग का आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। ये मौन 2 मिनट तक रहेगा। सभी लोग खड़े हो जाएं, मंच के भी लोग खड़े हो जाएं। जी, प्रारंभ। साधु साधु साधु। सभी लोग बैठ जाए।
सभी लोग बैठ जाइए। इसी बीच में हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के बड़े भाई नरेश टिकैत जी आए। मैं उनका मंच पर बोल भी नहीं पाया, इतना समय नहीं मिल पाया, तो मंच पर विराजमान हैं, उनकी पूरी टीम है। आदरणीय साहब सभी लोगों से हुए मंच पर उपस्थित आदरणीय, नाम किसी का लेने में त्रुटि हो तो मैं माफी चाहूंगा, स्वामी उमेश जी विधायक चांदपुर, डॉक्टर रमेश तोमर साहब चेयरमैन शहनवाज जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई राजेंद्र पाल गौतम साहब, आदरणीय रुचि वीरा जी, शहनवाज हुसैन साहब, वरिष्ठ अधिवक्ता और सभी लोग को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं उससे मैं बहुत माफी चाहता हूं। बहुत लोगों के नाम मुझे पता भी नहीं है। अब मैं चूंकि जुडिशरी का आदमी हूं तो सीधे मुद्दे पे आता हूं। सभी सम्मानित साथियों ने अपनी अपनी बात रखी, अपने अपने विचार रखे। उन सभी लोगों का आभार। आज इस सभा में आयोजन का आशय बहुजन मैत्री और संविधान जागरूकता ही है। बहुजन एक ऐसा शब्द इस मुल्क में बन चुका है कि जैसे ही बहुजन नाम आता है एक जाति विशेष सभी के मस्तिष्क में आ जाता है, जबकि सही मायने में बहुजन का मतलब बहुमत होता है और लोकतंत्र में बहुमत की ही विजय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो बहुजन मैत्री का प्रोग्राम इसी क्रम में रखा गया है, जिसमें इस मुल्क के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, शूद्र समाज और तमाम अक़लियत समाज के लोग शामिल हैं, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है, उनके पुरखों ने बनाया है। समर संस्कृति के लोग जिससे हम लोग आते हैं और बहुत सारा जो इतिहास हम लोग इस मुल्क में पढ़ने के दौरान एकेडमी में पढ़े, उससे इतिहास कुछ और भिन्न होता है। मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में पॉइंट वाइज रखूंगा और कोई बात अगर मेरे मुख से असंवैधानिक निकले तो उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। संविधान, बार बार संविधान की बात हो रही है, तो आखिर संविधान है क्या? इसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो सम और विधान, सम मतलब समान और विधान मतलब नियम। तो ऐसा व्यवस्था जिसमें समान नियम हो, वह सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो। जैसे कि रोशनी सूरज की आ रही है तो सभी लोगों पे बराबर पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? रोशनी भेदभाव कर रही है क्या? यही है न्याय। जब बाबा साहब संविधान इस मुल्क में बहुत जो मेहनत से बनाया था, उन्होंने बहुत कुर्बानियों से बनाया था, जब वो सरकार को सौंप रहे थे, उनके मन बहुत दुखी थे, बहुत पीड़ित थे। और दुख इस कारण था कि जो सदियों की त्रासदी झेली गई है, उसे उन्होंने संविधान देकर एक अजीबोगरीब स्थिति में समाज जा रहा था, बहुत ही विषमताओं से जा रहा था। कई क्रूर व्यवस्थाएं संविधान के माध्यम से खत्म की गईं, लेकिन उनकी चिंता इस बात पर थी कि इतनी सारी विषमताओं
और इतनी सारी दिक्कतों और परेशानियों के बाद जो संविधान में दे रहा हूं, उसमें जो सामाजिक गहराई है, आर्थिक गहराई है, हमारे गरीब, गुरबे, पिछड़े, दलित, इतनी बड़ी जो खाई बनी हुई है वो कैसे भर पाएगी। इसीलिए उन्होंने समानता का सिद्धांत दिया और खुश इस बात से थे कि जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व करने के लिए हम लोग आम बोलचाल की भाषा में रिजर्वेशन कहते हैं, मैं उसको रिप्रेजेंटेशन कहता हूं। और किसी भी सभ्य समाज में, खास करके लोकतांत्रिक व्यवस्था में होनी ही चाहिए रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। तो बाबा साहब इस बात से खुश थे कि उनके नुमाइंदे जब सदन महापंचायत में बैठेंगे तो अपने समाज के लोगों की बातें करेंगे। जो भी आरक्षण से, जो भी रिप्रेजेंटेशन वाली थ्योरी से सेवा में आए हैं, एमपी एमएलए बने, मिनिस्टर बने, मंत्री बने, वो अपने समाज से आए हैं, न कि व्यक्ति विशेष से। तो उनको पे बैक टू सोसाइटी में जाकर वो चीज वापस करनी चाहिए, जबकि हो ऐसा नहीं रहा है। अभी भाई ने बताया कि 127 संभवतः खास करके अनुसूचित जाति के शेड्यूल कास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन वो आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना दर्शाती है कि 73 वर्षों के बाद भी आप उस स्थिति में नहीं हैं कि संसद में जय भीम बोल सकें। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग चारों तरफ अब आवाज सुनते हैं जय भीम जय भीम। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये जय भीम है क्या? क्या एक जाति विशेष का नारा है या कोई ऐसा स्लोगन है कि जय भीम बोल दिया और सब कुछ हो गया? जय भीम को समझने के लिए हमें समानता के सिद्धांत को समझना होगा, स्वतंत्रता के सिद्धांत को समझना होगा और न्याय के सिद्धांत को समझना होगा। अगर ये तीनों जिस व्यवस्था में है वो वहां जय भीम बोले। बिजनौर में करीब मैं 103 गांव का भ्रमण किया हूं। मैंने देखा और पाया कि करीब आधी से ज्यादा आबादी नशे में व्यस्त है, बुरी तरह से जकड़ा हुआ है, वो भी जय भीम कहता है। तो हम लोगों को वैसा जय भीम नहीं चाहिए। एक भीम ने अगर हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदले हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस रोशनी को और बढ़ाया जाए, उस पथ पे आगे चला जाए। मेरी करीब 17 वर्ष 2 महीने 13 दिन की मैंने सेवा की है, न्यायिक सेवा। और जिस व्यवस्था में हम लोग जा रहे हैं उससे बहुत मन में मेरे पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, अब ये दाल रोटी की व्यवस्था तो कर ली जाएगी क्योंकि विधि का छात्र रहा हूं, लेकिन समाज के लिए कुछ कर जाना है। मरना उसको भी है जो घर के अंदर है और जो बाहर है उसको भी मरना है, लेकिन कुछ करके हम लोगों को जाना है। कुछ चीजें मैं पर्सनल शेयर करूंगा। बनते जी 5 मिनट में टाइम और दूंगा। जो दलित का जीवन है वो बहुत अजीबोगरीब तरह की स्थिति में पलता और बढ़ता है। उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। हम लोग कभी वंचित रहे, कभी बहिष्कृत रहे, कभी ब्लैकआउट समाज कहे गए, कभी शोषित कहे गए, कभी हरिजन कहे गए, कभी अछूत कहे गए। अभी एक प्रचलित भाषा दलित चल रही है, जबकि बाबा साहब ने अपने संविधान में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति ही लिखा था, अनुसूचित जनजाति ही लिखा था। लेकिन प्रचलित भाषा दलित, इधर बीच आप लोग 2-4 वर्षों में देख रहे होंगे कि शूद्र बहुत तेजी से चल रहा है। प्रचलित भाषा शूद्र होते जा रही है।
तो शूद्र का मतलब हम लोग समझते हैं कि जो ओबीसी है वो शूद्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है ओबीसी, और जो अछूत है वो शेड्यूल कास्ट है। अछूत आखिर होता कौन? जिसके अधिकार छीन लिए जाते हैं, कोई बाई बर्थ नहीं होता अछूत। पैदा होते सब अपने घर में राजा बाबू और रानी पैदा होते हैं, लेकिन जब वो अवस्था में आता है तब उसको पता चलता है कि मैं अपवित्र हूं। उसको समाज के ताने बाने में एक अलग सी फीलिंग कराई जाती है कि आप कुछ अलग सा हो। वाकया सभी लोगों के जीवन में जो समाज से होंगे वो आए दिन इसको फेस करते होंगे, चाहे वो मोहल्ले में हो, चाहे वो कार्यालय में हो, चाहे न्यायालय के अंदर हो, न्यायालय के बाहर हो, चौराहे पे हो, जिस भी जो भी समाज का अंग है, जिस जगह पे है, वहां पर उसको एहसास कराया जाता है, और एहसास से उतना उसका डरा हुआ व्यक्तित्व तो रहता है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे किसी रेप की पीड़िता का जो मन मस्तिष्क में जो विचार बनते हैं, वैसे ही एक दलित के मस्तिष्क के अंदर वो एहसास होता है। 2-3 वाक्य मैं अपने जीवन का बताना चाहूंगा, क्योंकि पब्लिक फोरम में आ चुका हूं। मेरे नाना जी की डेथ हुई, मृत्यु हुई, और हम लोगों ने भोज कराया। भोज में हम लोगों के अलग पात बने और दूसरी जातियों के लोगों के अलग पात बने। मैं कॉन्वेंट का स्टूडेंट रहा, मुझे समझ में नहीं आया ये अलग अलग क्यों है। मैंने अपने पिता से पूछा कि ये अलग अलग क्यों है, तो बताया उन्होंने कि तुमको बाद में बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। बाद में उन्होंने बताया कि ये जातियां ऐसी हैं जो साथ में खा पी नहीं सकती। वहां मन में पहला दर्द आया। दलित होना और अछूत होना आपके बस में नहीं है। किसी के बस में है कि कोई कहां पैदा हो? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी के बस में है कि कोई कहां पैदा हो? कोई अपवित्र पैदा होना चाहता है? लेकिन हम लोगों को ऐसी व्यवस्था मिली जिसका संघर्ष इस जीवन में और आगे आने वाले जीवन में भी हम लोगों को करना होगा। हम लोग इतिहास के छात्र नहीं रहे, लेकिन जब अफसर बने तो जो एहसास था उसको हम लोगों ने बारीकी से जब दर्द देता था, तो फिर पढ़ाई की ओर हम लोग गए। फिर अम्बेडकरी इतिहास को हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर हम लोग हैं कौन, इस तरीके से भेदभाव हो क्यों रहा है हम लोगों के साथ। तो इतिहास को कुछ और ही निकला, जो आदरणीय भंते जी अभी बता रहे थे। अब हम लोग के सामने जो चुनौतियां हैं और जो आई हैं 73 वर्षों से, जो हम लोगों का समाज है, बहुत सारे आरक्षण से अधिकारी, जज, कलेक्टर, सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी सब दे दिया, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों को आना चाहिए था वो व्यवस्था नहीं आ पाई है, और इसमें हम लोगों का नकारा और निकम्मा समाज रहा है, जो अग्रणी भूमिका में रहा है। उसके बावजूद उसने पे बैक टू सोसाइटी पे काम नहीं किया है। मेरी शिकायत है उन सभी लोगों से जिन्होंने संविधान से उसका फल तो चखा, लेकिन अपने लोगों से दूर होते चले गए। मुझे बहुत बड़ी शिकायत है उनसे। दूसरा, मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को दूसरी बात, बाबा साहब ने एक नारा दिया था, सभी लोग अक्सर देखते होंगे और ये फोटोज पे भी लगते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट कुछ अलग समझा है। एक बहुत बढ़िया पीड़ित समाज का जो बच्चा होता है उसको शिक्षित बनने के लिए भी संघर्ष करना होता है। गरीब बच्चे को संघर्ष करना होता है कि नहीं होता है? आप लोग बताइए, सब लोग बैठे हुए हैं। वो भी संघर्ष करके शिक्षित हो रहा है। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, विश्वविद्यालय तक लेकर उसको संघर्ष ही करना पड़ता है।
एक तरफ सामाजिक संघर्ष करता है वो और दूसरी तरफ एकेडमिक संघर्ष कर रहा है वो। संगठित जो शब्द है, अगर आप कोई अंबेडकर के नाम पे कोई एसोसिएशन बनाने जाएंगे तो आरओसी आपको कह देगा रजिस्ट्रार, इस जिले में हजारों संगठन पहले से मौजूद हैं, आप साहब नाम बदल लो इसका। तो क्या बात है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा संगठन जो बने हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे बने हैं, लेकिन वो लोग अलग अलग नाव की सवारी कर रहे हैं। कारण क्या होगा? इसे हम आपको ढूंढना होगा। तीसरा जो संघर्ष जो दिया है हम लोगों के लिए, तो संघर्ष शासन सत्ता पे बैठने के लिए होनी चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप शिक्षित रहोगे, जागरूक रहोगे और संगठित रहोगे। क्योंकि जब आप शासन सत्ता में बैठोगे तो आपकी बहू बेटियां सुरक्षित रहेंगी, आपके जमीन जायदाद सुरक्षित रहेंगे, और उससे भी बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं, आपका स्वाभिमान भी जिंदा रहेगा, जो इंसान की पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप हजारों जातियों में खंडित हुए हैं, हजारों जातियों में, इसलिए संगठित नहीं हो पा रहे हैं। और ये कभी नहीं सोचते कि जो बांटने वाले लोग थे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पढ़ते हैं, उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, उनकी शारीरिक व्यवस्था कैसी है। और तमाम आपको ये सोचना चाहिए ये बांटने वाले लोग ये हैं कौन और इनके घरों से चीजें क्या निकल के आ रही हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं, हमारे बड़े भाई मंत्री जी भी बैठे हुए हैं। जब हम लोग विधायक, सांसद, मंत्री, सीएम, पीएम बनते हैं तो एक शपथ लिया जाता है, एक शपथ लिया जाता है जो भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची में है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ। उसमें कुछ यूं इस प्रकार से है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं समय प्रकार से श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो ये सांसद, विधायक, मंत्री जिसकी शपथ लेते हैं भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के, क्या वो काम अपना पूरा कर रहे हैं? जोर से आवाज दीजिए, क्योंकि शोषण आपके साथ हो रहा है। जब संविधान की शपथ लेने जाते हैं तो ये पढ़ते हैं, और घृणा का स्तर यह हो गया है कि आदमी का मांस नोच के नहीं खा रहा है और बाकी सब कुछ कर रहा है एक इंसान दूसरे इंसान के साथ। इतनी घृणा भरती जा रही है, घृणा एक इंसान के। तो ऐसे लोगों को आप संविधान विरोधी मानिए। जो संविधान सम्मत नहीं है वो संविधान विरोधी है। संविधान की जागरूकता आखिर पड़ी क्यों? और इस कार्यक्रम का नाम भी रखा गया है संविधान जागरूकता महासम्मेलन, क्योंकि हमारे मुल्क में हम लोग आए दिन इस समय चूंकि सूचना की क्रांति हो चुकी है, वो आए दिन देखते रहते हैं कि फलाने विधायक जी गए, फलाने मंत्री जी गए, फलाने राष्ट्रपति गए, और वहां जाने के बाद मंदिर से बाहर धकेल दिया गया। विधानसभाओं में गंगा जल का भी छिड़काव किया जा रहा है। चांद की बात हो रही है, इसरो से चंद्रयान देखे जा रहे हैं, और यहाँ गंगा जल से शुद्धिकरण भी चल रही है। तो ऐसी व्यवस्था को हम लोग को ध्वस्त करना है। यह
जी उन्हीं की बात कर रहा था मैं। भारत का पहला व्यक्ति अगर राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के साथ अगर ऐसा होता है तो उस मानसिकता को हम लोगों को चलना होगा, हिंसक होकर नहीं, संवैधानिक मर्यादाओं में। बाबा साहब से एक चीज हम लोगों को ये जरूर सीखनी चाहिए कि आप पूरे उनके जीवन में कहीं पर भी हिंसा नहीं देखते हैं आप, और इतनी बड़ी क्रांति कर दी। हम लोग को जरूरत नहीं है हिंसा का सहारा लेने की। हाँ, आत्मरक्षा जरूरी है। अब मैं थोड़ा मीडिया पे भी बोलना चाहूंगा। इन्हें कोई नाम लिखवा लिया, मीडिया खाना खा रही है। अगर आप गूगल से उठा के इस देश में 140 करोड़ की आबादी वाली देश जो 24 घंटे मीडिया रन करती है, बहुत पानी। उनके 20 जो टॉप के लोग हैं जो रात दिन घरों में अपने अपने प्रोडक्ट छोड़ रखे हैं, उनको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो दिन रात जहर फैला रहे हैं। उनके मालिकों के नाम आप देखिए, कौन लोग मालिक हैं इसके। आप लोग एक बात जरूर देखिएगा कि इन मीडिया के मालिक कौन है और वो फिर कर क्यों रहे हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कर क्यों रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे संचार आपस में आदान प्रदान हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे न्यूज सेंसर्ड हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट निकलता है जिस कंपनी का वो उसी तरीके से बिकेगा। तो जैसा मालिक चाहता है वैसा नौकर करता है। और हमें कहने में कोई हिचक नहीं है कि आज की तारीख में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी वो सबसे ज्यादा प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनका काम कर रहे हैं जो पूंजीवाद में विश्वास करते हैं, जिनका कोई भी मानवता से लेना देना नहीं है। जियो पानी, जियो बेटा, बैग में डाल लो। जियो बेटा, जियो बैग में ये डाल कर दी ना वही छोटी वाली बात। अब मैं आखिरी बात आप लोगों से कहूंगा, ये जब तो बातें हुई, पर्सनल शेयरिंग हुई और आ जाएंगे और लाओ पेट कुछ जाओ। व्यवस्था के बाबत हुई, पानी पियो। इसका समाधान क्या है, इसका संवैधानिक उपचार क्या है? पीने के लिए तो पेट से बांध रहे हैं। चल पेट से बांधो। जो हजारों वर्षों से दारू मिलानी है इसमें। जो त्रासदी झेली गई है, अंदर उसके बाबत क्या संवैधानिक उपचार है? जो ये भी जैसे मजा आता सामाजिक क्षतिपूर्ति हुई है उसका मुआवजा तो कोई दे नहीं सकता। अरे तुम्हारी हमारी जिम्मेदारी है, क्यों ना समझ रहे हो? जितने लोग आज शाह बहादुर बन के टाई लगाए हुए हैं और कुर्सी पे बैठे हुए हैं, अगर 4 दशक 5 दशक और 3 जनरेशन अगर पीछे चले जाएंगे तो आपको वही झाड़ू दिखेगी कमर पे और गले में हड़िया दिखेगा। दिखता है कि नहीं इतिहास में आपको? तो उस व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोग को एकमात्र हम लोगों को जो बाबा साहब देकर गए हैं वो है भारत का संविधान। इसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। आप कुछ और हो सके तो न पढ़िए, और पढ़ते हैं तो इसको छोड़कर कुछ न पढ़िए, लेकिन जरूर एक बार के पढ़िए भारत का संविधान। भारत का संविधान जो लोग आपका शोषण कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस समय पढ़ रहे हैं। और हम लोगों की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आखिरी लड़ाई मतलब सारे अधिकार अब छिनने वाले हैं। अब ईवीएम भी आ चुका है, जो लोकतंत्र को पूरी तरीके से अपने काम किए जा रहे हैं। और अभी सीनियर अधिवक्ता भानु प्रताप साहब कुछ इस पे रोशनी डालेंगे। आप लोग ईवीएम के समर्थन में हैं या विरोध में हैं? मैं चाहता हूं कि जोर से इस बात को बोली जाए, संविधान के ईवीएम के विरोध में है या समर्थन में है? अब देखिए, इतने लोग ईवीएम के विरोध में अपना हाथ उठा रहे हैं, मुश्किल से 10-5% लोग नहीं उठा पाए हैं। तो हम लोग उस व्यवस्था में आ चुके हैं कि आप कुछ भी करते रहिए, लेकिन मशीन वही बोलेगी जहां व्यवस्था बनाई गई है। तो उसके लिए खुलकर बोलना होगा। और जैसा राजरतन साहब ने कहा कि भारत का अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत शैल बी एन यूनियन ऑफ स्टेट, ये कहता है हम लोगों का। और सारी ताकत कहां पे है? सारी ताकत संविधान में कहां पे मिली हुई है? 4 न्यायाधीशों ने सुप्रीम कोर्ट के जून 2018 में पब्लिक के बीच में आकर, मैं बात खत्म करता हूं, पब्लिक के बीच में आकर क्या कहा था? उन्होंने कहा
कि लोकतंत्र खतरे में है। यह सुप्रीम कोर्ट में सिटिंग जजेस ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। वो सामान्य नहीं होते, उनकी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया से वहां तक गुजर के जाते हैं। उन लोगों ने बोला कि आप लोग वी द पीपल, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग संविधान की रक्षा करें और पूरी तरीके से रक्षा करें, अन्यथा सब कुछ होने वाला है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया।